गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी क्या है। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एज पर द मॉडर्न टर्म्स। तो हम ये तो समझते हैं ना कि डेमोक्रेसी क्या है। वो कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जहाँ पे एक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, वो कहते भी ना, द रूल बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इस ऐसा तो जहाँ पे भी कोई भी किसी भी कंट्री में अगर जो कोई गवर्नमेंट बाय पीपल इलेक्ट हो रही है, बाय पीपल सेलेक्ट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक राइट्स का मीनिंग है कि जो हमें क्लेम्स मिले हुए हैं या जो हमें प्रोमिसेस मिली हुई हैं थ्रू आवर गवर्नमेंट और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन, वो हमारे राइट्स होते हैं कि हम उनको यूज करेंगे अपने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, विच विल आल्सो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नाउ ऑन द सेकंड स्लाइड, वेट अ मिनट, व्हाट आर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड व्हाई आर दे नेसेसरी। ये चीज हम एक शॉर्टली, ये पूरी डिफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स आर द राइट्स व्हिच इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस। They are necessary because they make the government accountable to their duties and make their working more transparent. Also save citizens from the despotic rules of the government. In short, हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो राइट्स हमें, जो क्लेम्स मिले हुए हैं थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस वजह से मिले हुए हैं ताकि हम जो अपनी पार्टिसिपेशन है वो हम गवर्नेंस में इंश्योर कर सके। गवर्नेंस में हम इंश्योर भी कैसे करेंगे? थ्रू वोटिंग, डायरेक्ट वोटिंग या बार, या जैसे अभी रिसेंटली अरावली वाला जो मुद्दा उठा है, इसमें भी देखिए सिटीजन ने जब पार्टिसिपेट किया, जब वो सड़कों पे आए, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ एक ह्यूमन चेन बनाई, उसके लिए आवाज उठाई, तो फिर सरकार ने क्या किया है कि वो जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन आया था 100 मीटर अरावली के लिए, उसको वापस ले लिया। तो ऐसे हम अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करते हैं थ्रू वोटिंग, थ्रू मूवमेंट्स, थ्रू और बाय अदर मीन्स। इससे जो गवर्नमेंट का ना, गवर्नमेंट जो हमारी जो डिस्पोटिक रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट कोई भी अगर जो ऐसा नियम लगाती है जो डिस्पोटिक हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज को हम सरकार से कह करके, अपनी आवाज उठा करके उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उनका जो यूज हम करते हैं, वो हम करते हैं कि सबसे पहले हम अपना जो पार्टिसिपेशन है वो हम गवर्नेंस में यूज करेंगे, सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे। अकाउंटेबल किन चीजों के लिए? कि वो ऐसे निर्णय ले जिससे राष्ट्र का विकास हो, व्यक्तियों को, वहां पर रहने वाले सिटीजन्स का विकास हो, और हमारी सुरक्षा और हमारी संप्रभुता बनी रहे। वर्किंग मोर ट्रांसपेरेंट, जैसे आरटीआई एक्ट, ठीक है, ये एक हमको अधिकार मिला हुआ है जिससे हम सरकार की चीजों को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ ग्वांतनामो बे। ठीक है, ये सिग्निफाइज करती हैं कि अगर जो हमें राइट्स मिले हुए हैं पर हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट्स होने ना होने का कोई अर्थ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ग्वांतनामो बे में एक प्रिजन थी जहां पे कुछ प्रिजनर्स थे जिनको अमेरिका ये मानती थी कि ये कल्प्रिट्स थे किसी एक इंसिडेंट के लिए जो उनके अटैक हुआ था। उस अटैक के लिए ये उनको कल्प्रिट्स मानती थी और वहां पे इन प्रिजनर्स को रखी थी। हमें ये पता है कि कुछ ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, जो हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो प्रिजनर हो या कल्प्रिट हो या पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ, सॉरी, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, उन सबको ये बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। पर अमेरिका ने क्या किया था कि जो इस ग्वांतनामो बे में ये जो प्रिजनर्स थे, इनको किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स नहीं दिए थे। इनके साथ वहां पे मिसबिहेवियर होता था, मिसकंडक्ट होता था उनके साथ। तो ये सब चीजों को वो जो प्रिजनर थे वो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि कहाँ पे हम ये आवाज उठाएं। नेक्स्ट, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम ये है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो उसकी रिपोर्टिंग करती हैं। वहाँ जिस भी राष्ट्र में ऐसा, जिस भी नेशन में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट को बताती हैं, उनके साथ मिलकर के उन वायलेशन को दूर करने का काम करती हैं। तो जब एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस प्रिजनर
के कंडीशंस के बारे में पता चला तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भी बताया कि आप जो बेसिक ह्यूमन राइट जो आपके खुद के ही हैं वो आप इन प्रिजनर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जब यूएस गवर्नमेंट को उन्होंने बताया तो हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया था क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो भी है काम करने की वो गवर्नमेंट के ही पास में है। तो हम ये जान गए हैं कि अगर जो राइट्स हैं और हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं या हमें सरकारें वैसा राइट यूज करने नहीं दे रही हैं तो हमारे लिए वो होने ना होने के बराबर में ही है। नेक्स्ट आते हैं व्हाई आर राइट्स नीडेड इन ए डेमोक्रेसी। आइए, जो हमने पहले पढ़ा था एक राष्ट्र के लिए हमें राइट्स जरूरी क्यों हैं। पहली चीज तो ये है कि हम अपनी जो पार्टिसिपेशन है थ्रू एनी मीन्स का मतलब है चाहे थ्रू वोटिंग अपनी पार्टिसिपेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन की। ये हम देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं हम अपनी वोटिंग के थ्रू अगर जो हमें सरकार हम वोट कर रहे हैं पर हमें ये लगता है कि कोई भी सरकार अच्छी नहीं है तो हम एक नई पार्टी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब ये भी जब बिहार का गवर्नमेंट हुआ, बिहार का जब इलेक्शन हुए तो उसमें एक नई पार्टी आई सामने, जन स्वराज पार्टी सामने आई। जन स्वराज पार्टी को लगता था कि जो भी पार्टीज जो अभी तक बिहार में गवर्नमेंट्स बना रही हैं वो अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं करप्शन है उनमें, वो सही से बिहार की जनता के विकास के लिए काम नहीं कर रही है। तो हम पार्टी भी बना सकते हैं ताकि हम भाई पार्टी भी तो वहीं के सिटीजन ही बनाएंगे ना, तो हम भी एक तरीके से पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं गवर्नमेंट में ही। बहुत चीजें हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट ठीक है, पीसफुल मूवमेंट होना चाहिए। बात ये है कोई भी मूवमेंट है अगर जो वो पीसफुल है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ हम डेमोक्रेटिक राइट्स के अंतर्गत एक मूवमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अरावली के लिए हुआ है, ठीक है, एकदम रिसेंट है, अरावली का मूवमेंट हुआ, सब लोग एक साथ जुटे मिले और फिर जो भी रूल्स आया था कि जो भी 100 मीटर से नीचे की अरावलीज है उनको माइन किया जा सकता है, वो रूल्स बैक कर लिए गए, वापस ले लिए गए। तो हम ऐसे पीसफुल मूवमेंट के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, नई पार्टी बना करके कर सकते हैं। थ्रू वोटिंग तो हम करते ही हैं हर 5 साल में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या आपके लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हो। फिर हम करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किन चीजों की? देखिए प्रोटेक्शन तो एक माइनॉरिटी को मेजोरिटी के ऑपरेशन से बचाने के लिए तो है ही कि जो मेजोरिटी है उसको वो बचाए। मेजोरिटी की ये एक क्या कहते हैं ना, मेजोरिटी के ऑपरेशन से माइनॉरिटी बचाने के अलावा भी ये ये प्रोटेक्शन जो मेन है ये है कि गवर्नमेंट कोई ऐसे रूल्स ये ऐसे रेगुलेशंस ये ऐसे लॉज ना बनाए, या ऐसे लॉज ना बनाए जिनसे क्या कहो सिटीजन्स को हार्म हो, सिटीजन्स की सेफ्टी या डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हार्म हो। जैसे कि अभी अरावली के लिए क्या था, अरावली में अगर जो वो नियम बन जाते तो जाहिर सी बात है हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिग्रेड होता। तो उस डिग्रेडिंग कोई किसी भी ऐसी चीज से कि हमारी लाइफ क्वालिटी या हमारे कोई भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें हमें राइट्स की जरूरत है, ठीक है। अब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की ही अकाउंटेबिलिटी है कि वो हमें राइट्स प्रोवाइड करे, इस एक्सटेंट में प्रोवाइड करे कि हम उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके अपने ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, और हमारा ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन मेजर चंक विल रिप्रेजेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट की ही होल्ड होती है, गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल हो ताकि हमें वो राइट मिल सके कि हम खुद के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट आते हैं सिटीजन राइट इन सऊदी अरब। आइए देखते हैं। अब हम ये जानते हैं सऊदी अरब में क्या है कि किंगशिप है, ठीक है, सऊदी अरब में किंगशिप है। सऊदी अरब में किंगशिप है। किंगशिप का मतलब हुआ कि जो भी फाइनल अथॉरिटी टू मेक एंड रेगुलेट लॉज इज ऑन द किंग, ठीक है। वो किंग डायरेक्टली वो जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं होता है, वो होता है बाय हेरिडेटरी मतलब कि वंशानुगत रूप से उत्तराधिकार के अधिकार से पाया हुआ जो राजतंत्र होता है वही चीज है, ठीक है। तो किंगशिप है, तो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी जो है, फाइनल अथॉरिटीज टू मेक लॉज टू मेक एंड इम्प्लीमेंट,
इम्प्लीमेंट भी वही करेगा। वही करने का मतलब है कि वो अपने कुछ नीचे जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हो उनके थ्रू वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएगा, पर रेगुलेट वही करेगा। टू मेक एंड रेगुलेट एंड इम्प्लीमेंट, रेगुलेट और इम्प्लीमेंट द लॉ। जैसे बताइए कि किंग हेरिडेटरी होते हैं, अपने उत्तराधिकार के तौर पे ये पाए हुए होते हैं, तो इन्हें ये जाहिर सी बात है ये पूरी अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है। पूरे राष्ट्र में क्या होना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी अथॉरिटी इनके ही पास होती है। बस अब हम ये जानते हैं कि ये राइट्स कैसे देते हैं। इनके पास खुद के पास किंग कितना पावरफुल है, पहले बात ये जान लेते हैं। तो किंग पावरफुल है इतना कि यही अपॉइंट करेगा सबको। सबको मतलब किन किन को? ये अपॉइंट करेगा लेजिस्लेटिव्स को, लेजिस्लेचर्स को, यही अपॉइंट करेगा एग्जीक्यूटिव्स को, और यही अपॉइंट करेगा जुडिशरी को। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि लेजिस्लेचर्स का, एग्जीक्यूटिव्स का और जुडिशरी का काम क्या है। लेजिस्लेचर रूल्स को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी एक ये देखता है कि जो रूल्स लगाए जा रहे हैं वो सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए कितने सही हैं या कितने सही नहीं हैं। तो उनमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो जुडिशरी दूर करता है। वैसे जुडिशरी एक न्याय भी देता है, एक जैसी बात है जैसे है, तो ठीक है। बाकी लीगल्स और जो लॉज रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें जो भी सुधार हैं, कुछ और चीज़ें, वो सब चीज़ें आपके जुडिशरी करती हैं। पर यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये काम तो ये करेंगे ही, पर इन काम में भी जो फाइनल अथॉरिटी रहेगी या जो फाइनल अप्रूवल जो मिलेगा वो भी किंग ही देगा। फाइनल अप्रूवल बाय किंग, ये है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या है, जो मुझे लगता है कि लगभग सब लोग जानते हैं। जैसे क्या है कि वहाँ पे अब देखिए, अब जब किंगशिप है तो वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। वोटिंग राइट्स या तो लिमिटेड होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। आइदर लिमिटेड और नो, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम किन किन चीज़ों की? जैसे भारत में हम मूवमेंट कर सकते हैं, या हम देखते हैं कि भारत में भी अरावली के लिए मूवमेंट हुआ। इससे पहले ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के लिए मूवमेंट हुआ था। यूएस में भी कभी ना कभी मूवमेंट चलते ही रहते हैं। तो ये सारे मूवमेंट चूंकि वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको मिले हुए हैं वहाँ के सिटीजन्स को, तो वो कर सकते हैं। पर्सनल फ्रीडम बहुत बियर मिनिमम होगी, ठीक है। मतलब जैसे ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई सी भी प्रकार का ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दे कांट रेज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, कांट रेज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ क्या, किंग के खिलाफ भी वो कोई वॉइस नहीं खड़ी कर सकते हैं। प्लस जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी कम है, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम इज ऑल्सो मिनिमम। मिनिमम इन द सेंस है कि वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि रिलीजियस फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर जो आप नॉन मुस्लिम हैं तब तो आपके पास बहुत ही कम है। अगर जो आप मुस्लिम्स भी हैं तो भी आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मन उठा करके कर ले रहे हैं। वहाँ पे सब चीज़ें बहुत रिलीजियसली बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये सब चीज़ें हो गई कि हम सिटीजन राइट इन सऊदी अरब। अब आप यहाँ से बस ये समझ लीजिए कि जैसे कोई कंट्री होती, जैसे सऊदी अरब एक किंगशिप में हो गया, तो किंगशिप ने अपने अलग रूल्स दे दिए, अपने अलग राइट्स दिए, ठीक है। अब कोई दूसरा ऐसा कंट्री आप लीजिए जो दूसरे, जिसमें दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो भी दूसरा ही कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया था, अभी याद आ रहा है कि आप यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं फॉर्म कर सकते हैं। एक राइट ये भी है कि आप पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं फॉर्म कर सकते किसी तरह की। पॉलिटिकल पार्टी कांट बी फॉर्म बाय, देखिए इसका एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं फॉर्म कर सकते सऊदी अरब में, या वहाँ के सिटीजन क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई जब लेजिस्लेचर जिनका काम है
कि रूल्स बनाना, और जनरली वो बाई पीपल इलेक्ट होकर आते हैं, पर जब उनको खुद ही किंग इलेक्ट कर दे रहा है, अपॉइंट कर दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने नहीं है, वो उनका तो अपॉइंटमेंट होना है। तो इस वजह से सऊदी अरब में ये चीज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं, बस एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं एक दूसरे ऐसे नेशन का जहाँ पे कोई दूसरी तरह की गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं चाइना का। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना। चाइना में हम जानते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट नेशन है, और वहाँ पे कम्युनिज्म गवर्नमेंट है। वहाँ पे भी सिंगल पार्टी है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, वही वहाँ पार्टी रूल करती है। अगर जो वहाँ पे किसी लोकल एरिया में कोई पार्टी फॉर्म भी होती है, तो मतलब बड़ा ये ना क्या कहते हैं, बड़ा फनी टाइप का है कि जो भी पार्टी फॉर्म हुई है वो सीपीआई के ही एक सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही जो है, ये इसकी ही बाद में जाकर के एक सब्सिडियरी है, इसका एक छोटा सा अंग बन जाती है। तो वहाँ पे भी सिंगल पार्टी रूल है, वहाँ पे भी यही सब चीजें हैं, यहाँ वहाँ पे भी ना, हालांकि सऊदी अरब से थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे सिटीजन्स मूवमेंट कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, जुडिशरी थोड़ी बहुत ही सही, पर वो इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर पूरी तरीके से, जो भी यहाँ पे हेड होता है, इस गवर्नमेंट का जो हेड होगा, पूरे लेजिस्लेचर उसके प्रति उसी की बात मानते हैं। ये सेम चीज है आप रशिया में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट का हेड होगा वो ये सब चीजें रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो हम ये जान गए कि हर एक कंट्रीज अपने अलग अलग तरह के राइट्स देती हैं। जो कंट्री जैसे होगी, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ज़्यादा राइट मिलेंगे, ज़्यादा उन राइट्स को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो कंट्री किंगशिप में होगी वो बेयर मिनिमम आपको राइट्स देंगे, अपने सिटीजन्स को बेयर मिनिमम देंगे राइट्स। जो कम्युनिस्ट हैं वो भी बेयर मिनिमम देंगे, बस वो दिखाने के लिए ठीक ठाक राइट्स आपको देंगे, बस ये चीज़ है, मतलब उनके राइट्स जो है वो दिखाने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एथनिक मास्कर इन कसोवो। कसोवो असल में एक युगोस्लाविया का ही, मतलब एक युगोस्लाविया से बाइफरकेट होके बना था। एथनिक का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए, जो एक रेस होती है, ठीक है, उस रेस में जो भी माइनॉरिटी मेजोरिटी, मास्कर का तो मतलब पता ही है, एक तरह का जनसंहार। ठीक है, एक पर्टिकुलर इथनिक्स को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करते हो, फिर उसके बाद उसकी मास किलिंग करते हैं, तो उसी को मास्कर कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेस को हम कहते हैं कि वही होती है उसकी एथनिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आर्यन, एक आर्याज एक रेस है, ठीक है, फिर द्रविड़न एक रेस है। तो ये सब चीजें हो गई कि एथनिसिटी कौन है। यहाँ पे युगोस्लाविया में जो दो कम्युनिटीज थी, एक मेजोरिटी कम्युनिटी थी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी। ये मेजोरिटी में थे सर्ब्स, ठीक है, और जो माइनॉरिटी में थे वो अल्बानियंस थे। अब एथनिक मास्कर, हालांकि मतलब ये माना जाता है कि मिलोसेविक के आने से पहले, मिलोसेविक वहाँ के एक लीडर हुए थे, मिलोसेविक वहाँ के एक लीडर हुए थे। एक मिनट, हाँ ठीक, मिलोसेविक वहाँ के एक लीडर हुए थे, जिनकी वजह से ये एथनिक मास्टर ऑफ अल्बानियन युगोस्लाविया में हुआ था। युगोस्लाविया, मैं नाम लिख देता हूँ, युगोस्लाविया। ये आपको साउथ ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है छोटा सा, ये वहाँ की घटना है। जब मिलोसेविक रूल्स पे आए, तो वो जैसे होते हैं ना कि कुछ कुछ लीडर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट पाते हैं, और उनका उस कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उनके लिए ही काम करते हैं। वैसे मिलोसेविक थे, जब मिलोसेविक मेजोरिटी सर्ब्स ये गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने अल्बानियंस का मस्कर किया। इनका ये मानना था मिलोसेविक का कि या तो अल्बानियंस युगोस्लाविया छोड़ के चले जाए, या जो भी है ये जो मेजोरिटी सर्ब की जो है ये डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले। मतलब इनका कहने का मतलब था कि हम अल्बानियंस को कोई ज्यादा रूल्स नहीं देंगे, कोई ज्यादा राइट्स नहीं देंगे, बेयर मिनिमम इनको बस सर्वाइवल के लिए यहाँ पे रखेंगे। तो जब मिलोसेविक का है, तो यहाँ पे इनका मास्कर हुआ, और इन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पे एक, इन अल्बानियंस ने युगोस्लाविया से एक नया नेशन बनाया जिसका नाम है कोसोवो। अभी 3-4 साल पहले इस देश का एक बार फिर से नाम आया था। तो इस कोसोवो, ये आप देखेंगे ये बहुत छोटा सा है, युगोस्लाविया खुद ही ऑलरेडी छोटा है, उसमें से जब एक पार्ट कट के बना तो वो कोसोवो बना, वो ऑलरेडी छोटा था। ऐसे ही आप एग्जाम्पल आप अपने आप पास में भी दे सकते हैं।
हालांकि वहां पे वो रिलीजियस या कोई एथनिक मस्कर टाइप में नहीं था, पर 1971 में जब बांग्लादेश बना है, जब 1971 में बांग्लादेश बना है, तो उसका भी रीजन यही था कि वहां पे एक जो वेस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो वेस्ट पाकिस्तान, तब के ईस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए था। इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण ईस्ट पाकिस्तान वाले, जो आज का बांग्लादेश है, तब वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था 1971 से पहले, अपनी आज़ादी से पहले तक। तो ईस्ट पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव थे, उनको ज़्यादा रूल्स नहीं देते थे, इकोनॉमी में ज़्यादा उनको शेयर नहीं देते थे, पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। जो भी रूल्स बनते थे, रेगुलेशन बनते थे, वो वेस्ट पाकिस्तान में बनते थे। वही बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में एज इट इज, विदाउट एनी अमेंडमेंट और शबल चेंजेस, वो ईस्ट पाकिस्तान में रेगुलेट कर दिए जाते थे, लागू कर दिए जाते थे, फिर चाहे वो वहाँ के लिए हो या ना हो। तो उन सब चीज़ों से क्या हुआ कि 1971 में, बाकी तो पता ही होगा, 1971 में फिर इंडिया के हेल्प से जो है ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में। कन्वर्ट क्या हो गया, मतलब जब वो अपने वहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, जब वो उनको फ्रीडम मिली, तो उन्होंने अपने देश का नाम बांग्लादेश कर लिया। ठीक है, ये हो गया कि एथनिक मार्केट कोसोवो। अगर जो इन माइनॉरिटीज को इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये आप समझिए, अगर जो इन माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स मिले होते अपने प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी होती, अपने राइट्स मिले होते, इन राइट्स को एक्सरसाइज करते, तो शायद इनकी ये जो मास्किया थी ये ना होती, इन्हें अपना नया राष्ट्र ना बनाना पड़ता, ये यूगोस्लाविया में ही रहते। तो इस वजह से हम से यहाँ से ये समझने की जरूरी है कि जो हमें राइट्स मिले, उन राइट्स को हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, वो हमें प्रोटेक्ट करें, हम उन्हें एक्सरसाइज करें, ताकि कोई ऐसी जो है एक बुरी घटनाएं ना हो सकें। तो इस वजह से राइट्स जरूरी है ये समझने के लिए कि जो यूगोस्लाविया में जो ये जो मस्कर हुआ किसी एक कम्युनिटी का, इस कम्युनिटी किसी ये जो समझने की जरूरत है कि ये बस मस्कर की वजह से हो, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए कोई राइट नहीं थे। जैसे अपने यहाँ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25 to 28, ये सब माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर जो ऐसे कुछ राइट्स यूगोस्लाविया में होते, तो शायद यूगोस्लाविया में भी वो ना होता, ये मस्कर ना होता और ना नया राष्ट्र यूगोस्लाविया से बनता। अब हम ये जानते हैं व्हाट्स आर राइट्स एंड दियर लिमिटेशंस। राइट्स हम जान गए ना कि ये हमारे क्लेम्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स हैं, जो हमें सरकार भले देती हैं, पर वो हमारे ही हैं, हम उनका यूज करते हैं अपने लिए, अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी पार्टिसिपेशन सरकार में बढ़ाने के लिए, सरकार को मोर अकाउंटेबल और मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारे राइट्स। ठीक है, यहाँ पे दिए रीजनेबल क्लेम्स, ठीक है, लाइक लिबर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक लिमिटेड है, ठीक है। 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये हटा दिया गया था। 44 सॉरी 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हमने फंडामेंटल राइट्स हटा दिया था। ठीक है, एसेंशियल फॉर डिग्निटी, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, वोट, इक्वालिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट्स ओवररीच, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, बैक्ड बाय द लॉज, अलाउइंग पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, मेन चीज। ठीक है, हमारे राइट्स जो है वो रीजनेबल क्लेम्स हैं, ठीक, ताकि हम अपने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके और डेवलपमेंट कर सके। यही डेवलपमेंट होता है हॉलिस्टिक, मतलब कि हमारे जितने भी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना चहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास, यही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा हो। और यही डेवलपमेंट इन फॉर्म ऑफ किसका होगा, पहले सिटीजन्स और फिर वो रिजल्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राइट्स कि हमें, हमारे लिए जरूरी क्यों है, और उनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन से भाई, अब जैसे मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलोगे, किसी के लिए भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दे रहे हो, गलत सही, ठीक है, कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। तो वैसे ही है कि आपको जो राइट्स मिले हुए हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस जरूरी भी है। लिमिटेशन जरूरी नहीं है, मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाया, अब आपके पास मूवमेंट करने का अधिकार है, तो सरकार कोई नियम बना रही है, पर आप हर बार मूवमेंट करते चले जा रहे हैं, तो सरकार एक तो सही से काम ही नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से सरकार अपनी, ठीक है, अपना शेयर बचाए रखने के लिए,
ठीक है, अपना स्फीयर मतलब है कि वो अपने क्षेत्र को बचाए रखने के लिए और आपके क्षेत्र में ज़्यादा दखल ना देने के लिए इन राइट्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही इनकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब है ये इस वजह से हैं ताकि आप भी अपना काम अच्छे से कर सके, सरकार भी अपना काम अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, लिमिटेशंस इस वजह से भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलाने का अधिकार मिल गया है, आप 18 साल के हैं, आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, पर आप रॉन्ग साइड में तो नहीं चलाएंगे ना। रॉन्ग साइड में चलाएंगे तो आपका भी नुकसान होगा और जो साइड में जो दूसरी गाड़ी आ रही है जो आपके अपोजिट में है उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी आप समझ रहे हैं ना कि आपको ठीक है चलिए कुछ करने का अधिकार है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपकी भी सेफ्टी खत्म हो रही है और सामने वाले की भी सेफ्टी खत्म हो रही है। प्रोटेक्टिंग अदर साइड, अदर साइड का ये मतलब ना, अदर साइड वही मतलब कि ना कि गवर्नमेंट को आप ना इंक्रोच कर जाए या गवर्नमेंट आपको ना इंक्रोच करे, या आपके पास जितनी जमीन है आप उतनी जमीन करें, यानी कि आपके पास अब आप अतिक्रमण ही करते चले जा रहे हैं वो सब चीजें। लीगल प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। स्टेट पावर का मतलब है कि भाई सरकार अपने हद में रहकर काम करे और हम अपनी हद में रह करके सरकार को काम करने दी, ये चीजें हैं। इंटरनल लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिमिटेशंस दिए गए हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इंटरनल लिमिटेशंस में ये मान लीजिए कि भारत में सभी नागरिकों को किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ही इज फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब्स। बस फिर वही चीजें हैं कि वो जॉब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे का नुकसान कर पाए। सेकंड, एक लिमिटेशंस ये हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए ये है आंध्र आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए ये चीज है कि वहाँ पे आर्टिकल 371 डी एंड ई के बेस पे वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है कि आप वहाँ पे हर एक जॉब नहीं कर सकते। वैसे ही सेम रिस्ट्रिक्शंस कुछ पहाड़ी राज्यों के लिए भी, ठीक है, जो माउंटेनियर स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके लिए भी यही है कि आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहले बार रिसोर्सेज कम है और वहाँ पे जाकर जो बाकी लोगों ने अपने काम करने शुरू कर दिए, तो जो वहाँ की खुद की पॉपुलेशन है उसके लिए फिर लाइवलीहुड के जो मीन्स है वो बहुत कम बचेंगे। तो इस वजह से ये कभी कभी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ये इनको कहते हैं पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉट नेगेटिव वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे जरूरी अब आपके लिए जो आपको जानना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, कि राइट्स इन डेमोक्रेसी। ये आपके लिए सबसे जरूरी है, इन्हें डिटेल में हम बताएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सके और आप ये जान सके कि ये जो राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मिले हुए हैं ये कौन से हैं। इनमें आप एक राइट, हाँ ये बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का एक राइट है, ये कल्चरल एजुकेशन के लिए, ये मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। इक्वालिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये वो चीजें हैं जिनसे हम नागरिक एक समान देखें, भारत में नागरिकों के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे। फ्रीडम है ताकि हम अपने आप को अपना डेवलप कर सके, सरकार के साथ अच्छे से काम कर सके, सरकार हमारा कुछ ना गलत करे और कोई दूसरा भी ना करे, सरकार तो छोड़ दीजिए, इवन कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, ये उस चीज के लिए। भारत जानते हैं आप एक सेकुलर स्टेट है, तो हमारे रिलीजियस के लिए है, हमारे रिलीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हम अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन को और अच्छे से कर सके, ये इस चीज़ के लिए। तो इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों में ये चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो सके। थैंक्स।